नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 15 अगस्त साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान के ऊपर आज फिर से एक ऐसी अपडेट आई है जिसके बाद तमाम लोग ये कयास लगा रहे हैं कि शायद ईरान और इजराइल के बीच जंग फिर से शुरू हो सकती है। और साथ ही चाइना के सबसे पड़ोसी और एक मुस्लिम देश के पास एक ऐसी खतरनाक मिसाइल पहुंच चुकी है जिसके बाद अब चाइना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वहीं डोनाल्ड ट्रंप आज पूरे इंटरनेशनल मीडिया में अपने फोन की एक बातचीत की वजह से क्यों फजीयत हो रहे हैं यह भी आपको पता चलेगा। और साथ ही गजा को लेकर इजराइल ने एक नया प्लान बना लिया है। क्या प्लान है और इस प्लान में गजा के लोगों को कितना बड़ा नुकसान होना है यह भी आपको पता चलेगा। तो तमाम बड़ी खबरें जो आपको इस वीडियो में पता चलेंगी, लेकिन इससे पहले कि वीडियो को बनाना शुरू करूं, आपको खबरें बताना शुरू करूं, आप तमाम देशवासियों को 15 अगस्त की देश की आज़ादी के इस पावन महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि जिस हिसाब से हमारे देश के महापुरुषों ने, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, इन तमाम लोगों ने आपस में मिलकर एक यूनिटी बनाई थी, देश की आज़ादी में योगदान दिया था, लड़ाई लड़ी थी, बस यही दुआ है ऊपर वाले से कि हमारे देश के जो पॉलिटिशियन हैं, अगर पक्ष विपक्ष सब एक साथ मिल जाए और देश के विकास में निरंतर काम कर दें तो शायद 10 से 15 सालों में ही हमारा देश चाइना और अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। कैसे छोड़ देगा ये आप खूब जानते हैं, ज़्यादा बताएं कि जरूरत नहीं है। खैर, अब खबरों का रुख करते हैं, लेकिन इससे पहले खबरों को बताना शुरू करूँ, आपसे एक सवाल है कि इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली और सबसे अहम खबर जो निकल के सामने आ रही है, ये खबर हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पे पुष्ट नहीं हुई है, लेकिन ईरान की मीडिया के हवाले से ये खबर निकल के सामने आ रही है कि आज रेजिस्टेंस फोर्सेज ने इजराइल के 3 जवानों को मार दिया है। 3 जवानों को मौत के घाट उतार दिया है। ये जवान गजा के अंदर रेड करने गए थे। इसी दौरान रेजिस्टेंस फोर्सेज ने एम्बुश लगाया और इस एम्बुश के हमले में इन तीनों को मौत के घाट उतार दिया। शुरुआत में इजराइल ने कहा भी था, कल मैंने जब रिपोर्ट चेक की थी तो उसमें इजराइल ने कहा भी था कि हमारे 2 जवानों की मौत हुई है, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि कैसे हुई है, क्या हुई है, तो मैंने उस खबर को नहीं बताया, चूंकि गलत खबरें बताना मेरा काम नहीं है। लेकिन आज कंफर्म हो गया, आज कंफर्म हो गया, चूंकि ईरान की मीडिया ने कहा है कि 3 लोगों को रेजिस्टेंस फोर्सेज ने मारा है। हालांकि ये रेजिस्टेंस फोर्सेज क्या हमास ही है या फिर फिलिस्तीन के अंदर जो अलग अलग ग्रुप एक्टिव है वो है, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ, इजराइल के 3 जवान आज मारे गए हैं। वहीं आज यूएन ने इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा और बहुत घिनौना आरोप लगाया है। यह आरोप अगर कोई इज्जतदार आदमी सुन लेता तो शायद जमीन में अपना सर धंसा के वहीं मर जाता, लेकिन बेशर्मों को क्या कहा जाए। आज यूएन में आरोप लगा है कि इजराइल के जो सैनिक हैं फिलिस्तीन की लड़कियों के साथ, फिलिस्तीन की महिलाओं के साथ गलत काम करते हैं, उनको फिजिकली अब्यूज करते हैं, उनको सेक्सुअली टॉर्चर करते हैं, और ये तमाम चीज नेतन्याहू की मर्जी से हो रहा। इनाम के तौर पे नेतन्याहू ने फिलिस्तीन की लड़कियों को बांट रखा है इजराइल के सोल्जरों के बीच। नहीं तो आप सोच के देखिए कि कोई इतना डेडिकेटेड होके नहीं जाता, लेकिन ये हैवान, ये दरिंदे वहां पे बस इसी उम्मीद में जाते हैं कि अगर कोई मिल जाए तो हम उसकी इज्जत लूट लें। और ये मामला धीरे धीरे वायरल हुआ। उसके बाद ये मामला यूएन तक गया। यूएन ने सवाल पूछा इजराइल से कि क्या आपके सैनिक ऐसा काम कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये सब फेक है, सब फर्जी है। इजराइल ने तो यहां तक कह दिया है कि जो भुखमरी हो रही वो भी फर्जी है। इजराइल ने यहां तक कह दिया है कि जो गजा के अंदर लोग मारे जा रहे सब फर्जी है। यूएन सुन भी गया, मतलब यूएन ने सवाल पूछा, इजराइल ने जवाब दे दिया, उसके बाद इजराइल के कहने पर यूएन खामोश हो गया। ये तो पूरी दुनिया में चल रहा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही ईरान के हवाले से। ईरान में क्या कुछ हुआ जो आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आज आप हैरान हो जाएंगे। इधर पूरी दुनिया फिलिस्तीन, गजा, इजराइल के ऊपर फोकस थी। ईरान को 1 हफ्ते का मौका मिल गया, 1 हफ्ते का एक मोहलत समय आप समझ लीजिए वो मिल गया। इसी 1 हफ्ते में ईरान ने धड़ाधड़ इतने मिसाइलों की टेस्टिंग की है कि आज जब पूरी दुनिया की नज़र उधर घूमे तो पता चला कि सैकड़ों मिसाइलों की टेस्टिंग ईरान ने कर ली है। अब ईरान ने जब 1 हफ्ते के अंदर सैकड़ों मिसाइलों की टेस्टिंग की, और उस दिन मैंने आपको बताया था कि ईरान ने अपने 15 न्यूक्लियर साइंटिस्टों को, यानी वो वैज्ञानिक जो न्यूक्लियर बम बनाने की काबिलियत और कैपेबिलिटी रखते हैं, उन वैज्ञानिकों को अंडरग्राउंड कर दिया। एक तरफ अपने 15 वैज्ञानिकों को, टॉप लेवल के साइंटिस्टों को अंडरग्राउंड कर देना, दूसरी तरफ 1 हफ्ते के अंदर सैकड़ों मिसाइलों की टेस्टिंग करना। यह बात कहीं ना कहीं अब कंफर्म हो रही है कि शायद ईरान के दिमाग में कुछ और है। ईरान लगातार मोसाद के एजेंटों को पकड़ रहा, लगातार उनको अरेस्ट कर रहा, कईयों को लटका दे रहा।
ईरान इसके बाद अपने लोगों को अंदर छुपा भी रहा, मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहा, तो जाहिर सी बात है नए जंग की आगाज बहुत जल्द है, बहुत जल्द है। और शायद गजा को बचाने के लिए इस जंग की आगाज का होना बहुत जरूरी भी है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर फिर निकल के सामने आ रही इजराइल से। इजराइल ने अपने ग्रेटर इजराइल के मंसूबे को लेके वो बयान दे दिया है जिसके बाद अब पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में हड़कंप मची है। वही मुस्लिम उम्मा जो अब तक खामोश था गजा की बर्बादी पे, अपने पे बात आई तो भड़क उठे। इजराइल से इंटरव्यू में पूछा गया, यहां जब मैं इजराइल की बात करता हूं तो आप समझ लीजिए कि बेंजामिन नेतन्याहू की बात हो रही है, क्योंकि वही प्रधानमंत्री है, वही रिप्रेजेंट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इजराइल की बात कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है वो बेंजामिन नेतन्याहू की बात है। तो नेतन्याहू से एक पॉडकास्ट में पूछा गया कि ग्रेटर इजराइल के सपने को आप कैसे देखते हैं। उसके बाद नेतन्याहू ने कहा कि बहुत जल्द हम इसको पूरा भी करेंगे। इसी के बाद सबसे पहले सऊदी अरब भड़क गया, इसी के बाद फिर तुर्की भड़क गया, इसी के बाद फिर जॉर्डन भड़क गया। अच्छा, जॉर्डन भड़क गया। आप ताजुब की बात देखिए, जॉर्डन आमतौर पे बोलता ही नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ कि जॉर्डन भड़क गया, तुर्की भड़क गया, सऊदी अरब भड़क गया। अच्छा, भड़कने से पहले मैंने आपको न्यूज़ बताई थी कि सऊदी अरब के जो जहाज है, जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, इन कंपनियों द्वारा इसराइल को हथियार पहुंचाया जा रहा। और अब इजराइल ने अपने ग्रेटर इजराइल के सपने की जब बातचीत की तब ये खामोश हो गए। तब इनको लगा कि यार ये तो हमको ही कब्जा कर लेगा, तब भड़क रहे हैं। लेकिन भड़कने के अलावा कुछ ये उखाड़ नहीं सकते इजराइल का, क्योंकि इजराइल ने इनको गुलाम बना रखा है। और ये सच्चाई है, इजराइल ने इनको अपने पैरों में ला के छोड़ा है। इनका दम नहीं है कि ये इजराइल के खिलाफ एक एक्शन ले ले। खैर, अगली खबर का रुख करते और अगली खबर आपको अमेरिका की बताऊंगा। अमेरिका की इस खबर को जब आप सुनेंगे, सुनने के बाद आप शॉक में पड़ जाएंगे, क्योंकि ट्रंप की ऐसी बेइज्जती हुई है जैसी बेइज्जती शायद किसी की भी नहीं हुई थी। ट्रंप ने वो कर दिया जो शायद किसी ने किया नहीं था। इंटरनेशनल फोरम पे इतनी बड़ी बेइज्जती, इतना तगड़ा जहालत किसी को हासिल नहीं हुआ था। इधर ट्रंप लगातार पूरी दुनिया पे टैरिफ का गेम खेल रहे थे। आज इनकी तरफ से फिर धमकी दे दी गई कि अगर रशिया और यूक्रेन की इस बातचीत में, हालांकि इस बातचीत का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा अभी आपको वीडियो में पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए आप ये जानिए कि रशिया और यूक्रेन की इस जंग में अगर रशिया सीज फायर के लिए रेडी नहीं होता है 15 अगस्त यानी आज जो बातचीत होगी, तो भारत के ऊपर हम एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। इधर गजा को लेके भी अनाप शनाप बंदा भटकता रहता है और बोलता रहता है, क्या बोला है वो भी आपको बताता हूं। लेकिन इन तमाम चीजों के दौरान आज ट्रंप ने नॉर्वे के एक मंत्री को फोन कर दिया, फोन किया, फोन करने के बाद हालचाल लिया और हालचाल लेने के बाद पूछा कि एक बात बताओ, ये नोबेल पीस प्राइज किसको मिल रहा है, किसको मिल रहा है? अच्छा, एक बात बताओ, ये जो मैंने टैरिफ लगाया है इससे किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही क्या? मेरा नाम कट तो नहीं जाएगा? ये बात जब इन्होंने बोली, आसपास मीडिया मौजूद थी। नॉर्वे की मीडिया ने इस चीज को रिकॉर्ड कर लिया और पूरी दुनिया में भेज दिया। और यहां से आज डोनाल्ड ट्रंप की वो पोल खुली जो पूरी दुनिया देख रही है। चूंकि मामला क्या मैं आपको समझाता हूं। जो नोबेल पीस प्राइज है उसको देने के लिए कमेटी का गठन होता है और उस कमेटी का जो चुनाव होता है वो नॉर्वे की पार्लियामेंट से होता है, नॉर्वे की संसद भवन से होता है। और नॉर्वे की संसद भवन जिसको चाहती है उसी को वो कमेटी में भेज देती है, जिस कमेटी द्वारा नोबेल पीस प्राइज का वितरण होना है, बांटा जाना है। अब क्या हुआ कि चूंकि नॉर्वे में ही ये पीस प्राइज मिलना है तो ट्रंप साहब को नहीं रहा गया। ट्रंप साहब ने फोन कर दिया और बातचीत करते हुए पूछना शुरू कर दिया कि बात बताओ यार, मिल किसको रहा? अगर वो व्यक्ति कह देता कि 500 करोड़ मुझे भेज दो मैं दिलवा दूंगा, तो ये अपनी चड्डी बनियान बेच के 500 करोड़ दे देते हैं। मतलब नोबेल पीस प्राइज के अंदर भूख है इनके अंदर कि ये भाई साहब फोन कर दे रहे हैं, फोन करके ये मांग ले रहे हैं कि हमको यार कुछ व्यवस्था बना दो, बात नहीं बन पा रही। अभी मैंने आपसे एक लाइन और बोली थी, रशिया यूक्रेन की जंग में सीज फायर नहीं होगा, आप जान लीजिए। क्यों नहीं होगा तो आप अपडेट सुनिए। रशिया के ऊपर आज 15 अगस्त है, कल 14 अगस्त को यूक्रेन ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। सोचिए, अभी 15 तारीख को यानी आज बातचीत होनी है, बातचीत से ठीक एक दिन पहले यूक्रेन ने ड्रोन दाग दिया। इस ड्रोन में नुकसान इतना हुआ कि 16 लोग रशिया के घायल हुए और इस बात को लेकर अब रशिया भड़का हुआ है। रशिया इस कदर भड़का हुआ है कि रशिया ने कह दिया कि बिना बदला लिए हम छोड़ेंगे नहीं। तो एक तरफ आप सोच के देखिए कि ट्रंप बातचीत करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ जेलेंस्की ने हमला कर दिया, रशिया भड़क गया है। आपको एक चीज समझनी चाहिए कि ना रशिया सीज फायर करने के मूड में है, ना जेलेंस्की सीज फायर करने के मूड में है। ये भाई साहब अलग ही कूद रहे, फुदक रहे, इनकी कोई सुनता नहीं। और जब सुनता नहीं तो खिसियाते और खिसियाते तो खंबा नूचते हैं। खैर, अगली खबर फिर आपको इजराइल की बता देता हूं। आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा, हालांकि इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था।
सवाल बड़ा सिंपल सा आता होगा कि यार गजा को खाली करने का, गजा को कब्जा करने का प्लान इजराइल लगातार बना रहा, तो जो गजा के 19-20 लाख लोग मौजूद हैं वो कहां जाएंगे? क्या उनको इजराइल मार देगा? क्या अलग अलग देशों के बॉर्डर खोल दिए जाएंगे और वो लोग उसमें चले जाएंगे, या फिर इनको कहीं एयरलिफ्ट करके दूसरे कंट्री में भेजा जाएगा? तो फाइनली आज CNN की जो रिपोर्ट है वो आपको दिखाता हूं कि CNN की रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। दरअसल CNN में आज ये दावा किया गया है और ये दावा इजराइल के हवाले से ही किया गया। CNN ने अपने मर्जी से नहीं छापा है। CNN में आज इजराइल से जब बातचीत हुई, यानी प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत हुई, तब बयान निकल के सामने आया कि इन्होंने कई सारे देशों से बातचीत कर रखी है। कई सारे ऐसे देश हैं जिनसे ये बिजनेस डील हुई है कि गजा के लोग जब गजा को खाली करेंगे और उनको भेजा जाएगा तो इस देश में इतने लोग जाएंगे। जैसे सबसे पहले बात हुई सोमालीलैंड से। सोमालीलैंड से बातचीत हुई। सोमालीलैंड ने जो कहा वो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन इसी के जस्ट बाद लीबिया से बातचीत हो गई। लीबिया को कहा गया कि 20-22 लाख लोग आएंगे तुम्हारे देश में रहेंगे। लीबिया ने क्या कहा क्या नहीं कहा, हाँ या ना जो भी कहा, अभी तक कंफर्म नहीं। ये भी नहीं कंफर्म है कि दोनों ने ना ही बोल दिया। इसके बाद सबसे बड़े मुस्लिम देश जो कंबोडिया, उससे बातचीत हुई। उससे बातचीत होने के बाद फिर अलग अलग जगहों पे और बातचीत हुई और अंत में जो साउदर्न सूडान है उससे बातचीत की गई और साउदर्न सूडान ने कहा कि ठीक है, हमें मंजूर है। क्योंकि साउदर्न सूडान पैसे को लेकर बड़े परेशान है। इजराइल ने कहा कि हम तुमको भर भर के पैसे देंगे, एक काम करो, ये 20-22 लाख लोग हैं, इनको अपने अंदर ले लो। साउदर्न सूडान जो है वो एक्सेप्ट कर जाता है। वो कहता है कि ठीक है, भेज दो, क्योंकि उसे पैसे की जरूरत है। उसके अंदर गृहयुद्ध की स्थिति है। साल 2011 से वहां गृहयुद्ध चल रहा है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सबको कैद कर रखा गया है। तो ऐसे हाल में पैसा चाहिए। पैसा चाहिए तो बदले में क्या कि जमीन का कुछ हिस्सा फिलिस्तीनियों को देना पड़ेगा। तो इस लेवल का इंटेंस प्लान बनाया गया है। आज अमेरिका से पूछा गया, अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और उनके जो अलग अलग एम्प्लॉय, उनसे पूछा गया कि एक बात बताइए, आप वैसे तो पूरी दुनिया में आप शांति की बात करते हैं, इधर इजराइल ने कब्जा करने को लेके एक नया प्लान बनाया। अच्छा, इजराइल प्लान बना ही रहा था, इसी दौरान इजराइल के एक मिनिस्टर हैं जिनके बारे में मैंने आपको कल बताया था, उन्होंने 3000 घर वेस्ट बैंक में एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट पे देने का ऐलान किया कि 3000 घर ऐसे होंगे जो बाकायदा वहां पे बनाए जाएंगे। जो लोग 3000 घरों को सबसे कम दामों पे बना सकते हैं वो लोग आए, यहाँ पे टेंडर भरे। जैसे हम लोग गजा खाली कर देंगे, ये 3000 लोग वहां पे जाके घर बनवा दें। यानी एक आदमी जाएगा जो 3000 घर बनवा देगा, उसको ठेका दिया जा रहा बाकायदा। अमेरिका से पूछा गया कि आपका क्या स्टैंड है, गजा पे क्या सच में कब्जा होगा क्या? इस पे अमेरिका का जो बयान है बेहद शर्मनाक है। अमेरिका ने पूरी बात को गोल गोल घुमा दिया। उसके बाद अमेरिका ने कहा कि देखिए, बातचीत हम कर रहे हैं, प्रयास हम कर रहे हैं कि जंग रुक जाए। हाँ, इतना है कि हमास को शासन सत्ता में कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। यानी सवाल ये था कि जो इजराइल उन 3000 घरों को बनाने की बात कर रहा है जिसमें इजरायली रहेंगे, उसको लेके अमेरिका का क्या स्टैंड है? इधर अमेरिका कह रहा है कि भाई साहब, हम हमास को डिसआर्म करेंगे, बस कब्जा होता है तो हो जाए, हमें कोई खास मतलब नहीं है। तो ये अमेरिका का ऑफिशियल स्टैंड है इस पूरे मामले में। यानी आंखों में पट्टी बांध ली अमेरिका ने। मतलब बड़ा साफ है कि इजराइल के इस पूरे मंसूबे में अमेरिका पूरी तरह शामिल है। खैर, अगली खबर का रुख करते रहो। अगली खबर निकल के सामने आ रही सबसे बड़े मुस्लिम देश से। दरअसल चाइना की जो नीति है, इस नीति से पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं। चाइना हमेशा विस्तारवादी नीति का समर्थक करता है। चाइना हमेशा अपने देश की सीमाओं को थोड़ा एक एक इंच करके बढ़ाना चाहता है। कभी वो भारत में घुसना चाहता है, कहीं पाकिस्तान में तो घुसा ही पड़ा है। इधर ये इंडोनेशिया में भी घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी दौरान तुर्की इस पूरे मामले में उतर गया है और उतरने के बाद उसने इंडोनेशिया को अपनी खान मिसाइल दे दी है। सबसे ताजुब की बात आप सोचिए कि चुपके से डिप्लॉय किया है। पूरी दुनिया में इसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं, कहीं कोई जानकारी नहीं। जहां पे चाइना और सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया का बॉर्डर टच होता है, वहां पे इस मिसाइल को तैनात किया गया। चूंकि इंडोनेशिया को पता है कि एक बार चाइना घुसता चला गया तो फिर इसको रोका नहीं जा सकता। तुर्की ने बाकायदा मदद की, तुर्की ने बाकायदा हथियार दिया। इंडोनेशिया समझदार था। आप ध्यान से समझे तो इंडोनेशिया ने बड़ी समझदारी का काम किया। अगर ऐसे फिलिस्तीनियों ने शुरू में हथियार खरीदा होता, शुरू में ही इन्होंने पूरी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर बनाए होते, इनके पक्ष में कई लोग खड़े होते, तो इतना मसला ना होता। अगर हथियार होते सच में तो क्या इजराइल घुसता चला आता? नहीं आता। लेकिन अरब कंट्रीज शराब और शबाब के नशे से ऊपर उठ नहीं पाए। बात कड़वी है, लेकिन आप समझिए, इसी नशे की आदत ने इनको आज यहाँ पर पहुँचा दिया। आज आप सोच के देखिए, इतनी बड़ी मुस्लिम कंट्रीज है, भरी पड़ी हैं, किसी के पास अपना खुद का कोई हथियार है क्या?
ईरान को आप हटा दीजिए और ईरान को भी आप इंक्लूड कर लीजिए, ईरान के पास उसका फाइटर जेट है क्या? नहीं है ना। आप कोई भी मुस्लिम देश बता दीजिए जिसने कोई ऐसा फाइटर जेट बना लिया हो, नहीं बना सकते। इनके पास इतना पैसा है कि ये मेहनत और दिमाग लगाना ही नहीं चाहते, और यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल जैसे देश इनको उंगलियों पे नचाते हैं। कुछ कुछ यही कंडीशन हमारे अपने देश की भी है कि हम कुछ बनाना ही नहीं चाहते, और अफसोस की बात यह है कि हमारे पास पैसा भी ज्यादा नहीं है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है अमेरिका से कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने इजराइल के दौरे पे आ सकते हैं, और ये अगला जो महीना होगा काफी क्रिटिकल समय है गजा के लिए और इजराइल के लिए। क्योंकि आप सोचिए कि जो गजा को कब्जा करने का प्लान इन्होंने बना रखा है, इसको एग्जीक्यूट करने की जो तारीख मुकर्रर हुई है वो भी अगले महीने है। अलग अलग जो प्लान है वो भी अगले महीने में इन्होंने बना रखा है। सीज फायर को लेकर जो बातचीत हो रही है उसका जो फैसला इसी 15 दिन में आएगा, यानी अगले महीने आ जाएगा। तो इन तमाम सिचुएशन को देखते हुए ट्रंप का जो विजिट है, इस विजिट को लेके कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सच में ट्रंप का आना फायदेमंद है या नहीं। खैर, जो भी होगा आपको बताऊंगा, तब तक आपको कुछ और अपडेट दे देता हूं। और इस समय जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है वो ट्रंप और भारत के ऊपर है। भारत के रवैये को लेकर ट्रंप बुरी तरह चिढ़ा हुआ है, और ट्रंप का कहना है कि भारत हमसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बड़े तादाद में टैरिफ लगाएंगे, और हो सकता है हमारा जो टैरिफ है वो बिजली की तरह गिरे। ये ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि हो सकता है हमारा जो टैरिफ है वो बिजली की तरह गिरे। हालांकि भारत इस मामले पे ध्यान दे भी नहीं रहा, क्योंकि भारत को पता है कि अगर आज अमेरिका के सामने हम झुक गए तो पूरी जिंदगी हमको झुके रहना पड़ेगा। भारत के आज फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ने भी बड़ा बयान दिया फिलिस्तीन को लेकर, और कहा कि जितना जल्दी हो सके फिलिस्तीन के साथ जंग रोकनी पड़ेगी। तो एक तरफ अमेरिका जो अपना एटीट्यूड दिखा रहा था इस उम्मीद में कि हम उसके समर्थन में आएंगे, भारत ने आज अमेरिका को दो तरीके से जलील किया। यूक्रेन और रशिया के वार में रशिया के पक्ष में चला गया, इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में फिलिस्तीन के पक्ष में चला गया। तो अमेरिका दोनों तरफ से खिसी आया हुआ है, और यही खिसी आने का नतीजा है कि अमेरिका बार बार भारत के ऊपर टैरिफ लगाने का काम कर रहा, वरना और कोई वजह नहीं। खैर, एक और आपको अपने देश की अपडेट दे देता हूं। आज बड़ा अजीबोगरीब मामला हुआ है। राजू पाल, जिनकी हत्या के मुख्य आरोपी अतीक अहमद थे, सांसद, जब उनकी पत्नी योगी आदित्यनाथ की तारीफें करने लग गई, इसी दौरान समाजवादी पार्टी ने उनको अपने पार्टी से निकाल दिया। और उनकी जो पत्नी है पूजा पाल, वो समाजवादी पार्टी से विधायक है। अब चूंकि जो पिछड़ा, दलित और आप समझ ही सकते हैं उसके अलग अलग मायने, पीडीए की जो पूरी कहानी है उस पीडीए में ये पिछड़े और दलित में आती है पूजा पाल। अब अचानक से पूजा पाल के भी सुर बदल गए, और उन्होंने समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाते हुए कहा कि पीडीए का असली मतलब तो कुछ और ही होता है, यहाँ पे पीडीए को सिर्फ प्रताड़ित किया जा रहा। समाजवादी पार्टी ने प्रताड़ित किया, और कायदे से देखा जाए तो पूजा पाल की बातों में सच्चाई भी है। इनको निकालना ही था तो थोड़ा सा वक्त ले लेते। इधर पूजा पाल ने बयान दिया योगी के पक्ष में, इधर आपने निकाल दिया, तो गलत मैसेज आता है ना। आपको थोड़ा सा शांति से बात करना था, धीरे धीरे उनको बैकफोर्ड पे लाना था, उसके बाद गायब कर देते आप। तो ये तरीका होता राजनीति का। आप अचानक से करेंगे तो लोग तो सवाल पूछेंगे ही, और वहाँ पे सामने वाले को सिंपैथी मिल ही जाएगी। खैर, तो फिलहाल आज की पूरी खबर थी। इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बस गजा की खबरें बताएं, लेकिन आप ध्यान से देखिए कि हर एक खबर रिलेटेड है। गजा की जो खबर रिलेटेड है वो भारत से है, भारत का मामला अमेरिका पे अब जाके अटका है, अमेरिका का मामला रशिया पे अटका है, रशिया का ईरान पे अटका है, ईरान का चाइना पे अटका है। तो पूरी खबरें इंटर रिलेटेड होती हैं। जो लोग सिर्फ गजा की खबर बताते हैं, आप मेरा यकीन मानिए, बस डरते हैं सच्चाई दिखाने से। उनको डर लगता है कि कहीं मैं कुछ बोल दूं, मेरे घर एक्शन ना हो जाए। अरे भाई, पत्रकारिता करते हो यार, सलाखों से और पुलिस से डरोगे, कानून से डरोगे तो फिर कैसे काम करोगे? बोलना सीखो। खैर, तो आज की बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला की हिफाजत करें।